नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एज यूजुअल आप बढ़िया हो गए यार, क्योंकि आप हमें देख रहे हो, मुझे देख पा रहे हो आप। तो यार आज मैं सिंपल सी बात करने वाला हूँ आपके समाज के बारे में। और कभी कभी मैं सोचता हूँ दोस्त कि समाज में ना ये रेड लाइट एरिया क्यों है। मुझे काफ़ी हैरानी होती है कि हमारी सरकार, जिसको हम इतना सक्षम बोलते हैं, वो एक औरत की पेट की भूख नहीं मिटा पा रही। उसे रोटी खाने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ रहा है। ये रियलिटी है इस समाज की। इससे हमें लगातार परिचित होना पड़ता है। इस दुनिया के सबसे बड़े ब्रोथल्स, कोठे हैं जो वो इस देश में है। कमाठीपुरा आई थिंक एक मुंबई में है शायद, ऐसी कैलकाटा में है कोई, एक दिल्ली में है कोई। रवीश की रिपोर्ट देख लेना, जीबी रोड करके आई थिंक। भाई, एक लड़की को अपनी बॉडी बेचनी पड़ रही है उसको पैसों के लिए। उसके साथ जैसे सब्जियां नहीं बेचते, नहीं नहीं मैडम प्लीज़ 10 रुपये ज़्यादा लगेंगे, नहीं नहीं मैडम 5 रुपये ज़्यादा, अरे नहीं मैडम मैं धनिया भी तो दे रहा हूँ साथ में। इस तरह से उनको भाव तोल करना पड़ रहा है। सोचो, जो सरकार जो इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रही है, मेरा भारत महान के बड़े बड़े नारे लगवा रही है, वो इन लड़कियों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती बिना अपना जिस्म, बिना अपनी बॉडी की अपनी मंडी में लगाए हुए। दुनिया के सबसे बड़े ब्रोथल्स हैं ये रेड लाइट एरियाज। क्यों है सोसाइटी में? सोचो दोस्त, ये सरकार चाहे तो कर सकती है काम, लेकिन नहीं कर रही। उसकी निगरानी में हो रहा है ना सब कुछ। इस सो कॉल्ड जो मसाज पार्लर्स खुल रहे हैं, क्या है ये? मॉडर्न क्या है ये? वही है, अयाशी के अड्डे ही हैं। पहले नवाब जाकर बैठ जाते थे, आज कुछ रईस ज्यादा लाकर बैठ जाते हैं। क्या हो रहा है ना मसाज पार्लर्स में? ऐसी कौन सी मसाज हो रही है भाई? रामदेव बाबू को देखो, अपने पैर अपने हाथ में दबाओ, पकड़ो, लगाओ उसमें तेल मालिश। भाई ऐसा कौन सा मसाज करवाना है तुम्हें? लेकिन सरकार की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, वो लड़कियां ये सब कुछ कर रही हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, सोचो कितनी ज़्यादा भयंकर गरीब देश है ये, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े ब्रोथल्स हैं, रेड लाइट एरियाज हैं। और कार्ल मार्क्स भाई साहब थे, कुछ लोग कह रहे थे यार आप कुछ फिलोसफी वगैरह के बारे में बोलो, तो मैं एक बता देता हूँ आपको। कार्ल मार्क्स थे एक अपने रूसी क्रांतिकारी विचार, पूरा पूरा का मतलब क्या बोलो, एक धर्म है यार मार्क्सिज्म, उसके नाम पर ही दे दिया वो मार्क्सिज्म। तो उसने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री लिखी थी भाई साहब ने, और उसने कहा था कि जो फिलोसफी है ना, वो फिलोसफी ही पोवर्टी है। जो मैं फिलोसफी की बातें कर रहा हूँ, या जो सो कॉल्ड दार्शनिक लोग फिलोसफी की बातें करते हैं ना, फिलोसफी ऑफ पोवर्टी नहीं है। उसने कहा फिलोसफी इज पोवर्टी। जो भी दार्शनिक बातें हैं ना, उससे पेट नहीं भर रहा तुम्हारा। रोटी कपड़ा और मकान, ये जो फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन मनोज कुमार की, ये कार्ल मार्क्स ने दी थी 200 साल पहले। रोटी सबसे पहले चाहिए, उसके बाद तन ढकने के लिए चाहिए, उसके बाद सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहिए, मकान चाहिए। ठंड बहुत थी रशिया में, लोग मर जाते थे ठंड से, तो आज भी वही हाल है। आपको चाहिए सिक्योरिटी, आपको चाहिए सबसे पहले रोटी, पेट की भूख। ये जितनी लड़कियां यहाँ पर रेड लाइट एरियाज में बैठी हैं, क्यों बैठी हैं भाई? क्या है उनका कार्यक्रम वहाँ पर? पेट की भूख, 2 रोटियाँ जो सरकार नहीं खिला पा रही, उसकी वजह से उसको अपनी बॉडी सेल करनी पड़ रही है। एक आदमी जिसको उसने कभी नहीं देखा, जिसको वो कभी नहीं देखेगी, उसको अपने शरीर के ऊपर उसको लिटाना पड़ रहा है। सोचो, ये है पेट की भूख। सोचो, आदमी इसकी वजह से मर्डर कर रहा है। सोचो कितना बड़ी जरूरत है तुम्हारी। और वो सरकारें कितनी निकम्मी है, जो बड़े बड़े देश और महान देशभक्ति के नारों में उलझा के रखती हैं, जो लड़कियों को 2 वक्त की रोटी की गारंटी नहीं दे पा रही, स्किल और काम नहीं दे पा रही। ये बड़े बड़े स्टेज और छलावों में मत आना, इनके आवरणों में बड़े बड़े मालाएं पहनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी स्टैचूज बनाई जा रही हैं। कुछ नहीं है, ये तड़प रहा है ये देश, नीचे से तड़पा हुआ देश है ये। किसी भी रेलवे ट्रैक पर जाकर देख लो कितना तड़पा हुआ है, क्या कचरा पड़ा हुआ है। तो मैं वापस उसकी कार्ल मार्क्स की भाई साहब की फिलोसफी पर आता हूँ। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में एक और उनके रिलेटिव कज़न ही लगा लो, उनके एक तरह से फिलोसफिकल कज़न हीगल भाई साहब थे। तो हीगल भाई साहब ने बताया था कि एब्सोल्यूट आइडिया होता है। एब्सोल्यूट आइडिया जैसे लगा लो, हम यहाँ पे ब्रह्म का कंसेप्ट है एक, है ना, परमात्मा का कंसेप्ट है, आत्मा का कंसेप्ट है, तो एक एब्सोल्यूट आइडिया है। उसने कहा कुछ एक कोर में आइडिया होता है हर कल्चर के, हर नेशनल कल्चर के, जो उसका इथनिक कल्चर बन जाता है, जो उसका एक सर्टन उसके फेस्टिवल जिस चीज़ से ड्राइव होते हैं, या उद्देश्य जिस फिलोसफी पर चलता है। तो हमने ब्रह्म कर दिया, जैसे हमने कह दिया माया भी ब्रह्म का ही एक प्रकार है और उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो वो एब्सोल्यूट आइडिया हमारी नसों में चला गया। हमने किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, हम पे आक्रमण हुए, हमें शर्मानी बंद हो गई, हम गुलाम रहे 1000 साल से। हमने कहा सब ब्रह्म ही तो है, क्या है, मार लो यार, क्या है, बॉडी क्या है, माया ही तो है, ब्रह्म है, सब सब वही है। ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे मार भी लोगे तो क्या होगा, मैं सब जगह फैला हूँ। तो नेशनल आइडिया जो था, जो कल्चर था हमारा, बेसिकली जो एब्सोल्यूट आइडिया जिसको हीगल बोल रहा है, उसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी फिलोसफी एज ए नेशन डिराइव हो रही है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर डिराइव हो रहा है उससे। उसमें क्या हो रहा है,
अपना जो मार्क्स भाई साहब थे उन्होंने कहा बिफोर क्रिएटिंग हिस्ट्री मैन मस्ट लिव। आदमी को जिंदा रहना पड़ेगा इतिहास बनाने से पहले। तुम जिंदा तो हो जाओ मरे हुए लोगों। कार्ल मार्क्स ने कहा था रूसियों को तुम जिंदा तो हो जाओ, तभी तो रशियन रेवोल्यूशन हुई है वहां पर। फिलोसफर्स इतने धाकड़ है वहां के भाई, तभी तो क्रांतियां हुई हैं वहां पर। तो बॉस कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हें जरा सा अपना दिखाना पड़ेगा मर्दानगी, जिसको कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए। कार्ल मार्क्स ने साथ ये भी कहा इन फिलोसफी को देने पहले कि भाई आदमी जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, आदमी अपने आप को चेंज कर सकता है। ये मैं काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ, अगर तुम इसको समझ सको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, पुरानी जो फिलोसफीज है उनको मिक्स करके तुम्हें बता रहा हूँ। और उसमें तुम्हारी फैमिली और सो कॉल्ड जो रिलेटिव्स का जो रिलेशन है तुम्हारे साथ वो भी आ जाएगा इसमें निकल कर। तो गाय जो है ना वो उसके सामने अगर तुम हिरण को रख दोगे ना या मेंढकों को मार मार के रख दोगे, गाय नहीं खाएगी, भैंस नहीं खाएगी, मर जाएगी, खाएगी नहीं। उसको कुदरत ने वैसा बनाया तो वो वैसी रहेगी। लेकिन आदमी भी बिल्कुल अलग ब्रह्म से आ रहा है, अलग कॉन्शियसनेस, अलग आइडिया से आ रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, वो चेंज कर लेता है। वो वेज भी है, नॉन वेज भी है, वो वीगन भी है और वो बदल भी जाता है। वो वेज भी हो जाता है, वो नॉन वेजिटेरियन भी हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर है हमारी। लेकिन हमारी कोई भी नेचर हो ना, हम कुछ भी हो, हम किसी भी हिस्ट्री के किसी भी दौर से गुजर रहे हो, तुम इसको ऐसा समझो, हमारे लिए सबसे जरूरी जो कार्ल मार्क्स कहता है वो है मीन्स ऑफ सर्वाइवल। हमें क्रिएट करना है ना। अगर मुझे फिलोसफी की यहाँ बैठ के बात करनी है 200 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, तो मेरे पास रोटी होनी जरूरी है। अभी अभी मैं परोठे पेल कर आया हूँ 2 मस्त, जो मेरी माता जी ने बनाए थे, तभी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। एनर्जी तभी तो आएगी। इतना बोलने के बाद जो हालत होती है मुझे ही पता है भाई, गले की क्या हालत होती है। मैं तो बोलता भी अलग ही, पता नहीं क्या, मतलब मैं सोचता नहीं हूँ ना कि किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बिल्कुल ही एब्सोल्यूट ही बात करता हूँ अगर करता हूँ तो आई डोंट नो यार वो कैसी लगती है वीडियो, कैसी नहीं लगती है, वो सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है तुम्हें जितनी मेरे पास है वो क्रिएटिविटी कह लो, चाहे वो रीडिंग कह लो, वो तुम्हें देना। तो आदमी के लिए कार्ल मार्क्स ने सबसे पहला जो नियम बताया वो है भाई खाना खा ले तू। रेड लाइट एरिया इसीलिए है इस दुनिया में, क्राइम इसीलिए है क्योंकि उसके पास खाना नहीं है ना। जितने आश्रम खुले हैं ना बड़े बड़े बाबाओं के, आचार्यों के, इनको कहो रोटी मत दो अपने भक्तों को और तुम भी मत खाओ, शाम तक तुम्हारा आश्रम बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि भाई कपड़ा चाहिए तन ढकने के लिए, है ना। तो कहता है इन भूखे लोगों को मत चटाओ देशभक्ति का चूर्ण ज़्यादा, है ना। ये लोग अपने आप ही झंडा उठा लेंगे, इनको कपड़ा दे दो थोड़ा सा, उसी कपड़े का ये झंडा भी बना देंगे, तिरंगा भी बना देंगे, ट्राई कलर भी बना देंगे, जो भी इनको बनाना होगा बना देंगे। इनको दे दो यार, इनको रोटी दे दो, इनको कपड़ा दे दो, है ना। इन्हीं के चक्कर में बड़े बड़े स्कैम कर रहे हो तुम। वो तो खैर लालच का एक पर्यायवाची है स्कैम, तो वो लालच के कारण है, ज़रूरत के कारण नहीं है। लेकिन गरीब आदमी को तो ये बेसिक चीज़ें दे दो, मकान दे दो, है ना। तीसरा उसने बोला सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मकान दे दो। फिर वो आ जाता है मोड ऑफ प्रोडक्शंस पर। कहता है हमारे बहुत सारे सोशल अलायंस, हमारी फैमिली रिलेशन, जो मैं समाज की बात करता हूँ ना, ये हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत डिपेंडेंट करते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारा। अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल क्रांति हो गई होती तो हमारे रिश्ते भी सुधर गए होते। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है हमारा समाज ठीक हो गया होता। हम सरकारी नौकरी जो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, सरकारी तंत्र है एक, सबको एक लाल फीताशाही में घुसना है, मारकाट मची हुई है वहाँ पर, तो वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। माइनॉरिटी है जहाँ पर पहुँचना है और मेजॉरिटी है, 200 करोड़ लोग हैं, तो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है उससे। उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से क्या होता है, हमारा आसपास के रिश्ते भी स्ट्रेसफुल बनते हैं। वो कंपटीशन हम रिश्तेदारों में भी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन, हमारी स्टेटस की हायरार्की, हमारी सोशल हायरार्की, हमारी फाइनेंशियल हायरार्की, ये हमारा समाज इसलिए सड़ गया है। कोलेक्टिव कंपटीशन चल रहा है क्योंकि वो जो मीन्स हैं बहुत कम है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई नहीं, सभी लोगों को वो नौकरी अवेलेबल ही नहीं है, सभी लोगों के पास वो गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है। तो पहले होती थी हंटिंग होती थी यार, शिकार करते थे लोग, है ना। और शिकार में क्या होता था, सोशल नॉर्म सेट होते थे। मेरा भाई, मेरा कज़न अगर मेरा शिकार में मदद नहीं कर रहा तो वो मेरा दुश्मन है। मैं कंपनी खड़ी कर रहा हूँ, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन मैंने सेट किया है, मुझे टिफ़िन बनाने हैं, मुझे जीन्स बनानी है। मेरा दोस्त अगर मेरी मदद नहीं कर रहा तो वो मेरे सोशल नॉर्म से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई सोशल नॉर्म है ही नहीं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई नहीं कभी। यहाँ पर सब नौकरी 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 नौकरी, सबके सब मजदूर। तो वो सोशल नॉर्म्स कभी रिलैक्सेशन की इनके पास आई ही नहीं। मोड ऑफ प्रोडक्शन इनके खराब ही रहे। साधन दूसरी बात वो कह रहा है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कैसी होती हैं।
ये पत्थर से प्रोड्यूस कर रहे हो भाई, पत्थर कर रहे हो आग बनाने के लिए, या तुम्हारे पास गैस है, पेट्रोलियम है, या व्हीकल है तुम्हारे पास, किस तरह के साधन है तुम्हारे पास, कार है, ट्रक है ना, उससे थिंकिंग बदलती है। अब तुम एक जा रहे हो, बैलगाड़ी में जा रहे हो, या टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे बिल्कुल ही हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, या टाइप ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे सॉफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे तुम्हारी थिंकिंग चेंज होती है। कोयले की खदान में अगर तुम मजदूर हो तो निश्चित तौर पर तुम चिड़चिड़े रहोगे, 10 तरह की अस्थमेटिक बीमारियां लेकर आओगे अपने साथ। काला पत्थर नाम की एक फिल्म आपने देखी होगी। मोस्टली मजदूर स्ट्रेस में रहते हैं, कभी भी मर सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं होती, वही जो मकान का उसने जो तीसरा नियम बताया था। तो इस तरह की नहीं होगी तो समाज में एक एंग्जाइटी कॉन्स्टेंट रहेगी, आपका पूरा समाज एंक्शियस रहेगा, क्योंकि आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, आप जिस सड़क से जा रहे हो वो खड़ 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 कर रही है आपकी गाड़ी, उस पर आपकी आधी एंग्जाइटी वहीं से स्टार्ट होगी। आपको ट्रैफिक जैम में फंसते हुए जाना पड़ रहा है, पीछे से कोई पोंपो कर रहा है, 2 मिनट सिग्नल पे आपने गाड़ी रोकी, 2 सेकंड की आपको देरी हुई और पीछे से ढैं 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 हॉर्न मारने शुरू कर दी उसने। इस वजह से समाज में कॉन्स्टेंट स्ट्रगल दिखाई देगा आपको, चौतरफा एंग्जाइटी दिखाई देगी आपको, लोगों को कहीं पहुंचना है, स्पीड से बाइकें चलाई जा रही हैं, स्पीड से रैश ड्राइविंग की जा रही है, क्योंकि आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, जो काम आप कर रहे हो ना, वो थोड़े रैश हैं, वो इतने रिफाइंड नहीं है अभी, वो रैश हैं, और जब तक रिफाइंड नहीं होंगे तब तक वो स्ट्रेस बना रहेगा। तीसरा वो कहता है ह्यूमन कैपिटल, आपका श्रम, जो मैं बता रहा था अभी, आपका श्रम, मेहनत कैसा है, आपकी मेहनत वेस्ट तो नहीं हो रही, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, 8-8 बजे 10-10 बजे घर आ रहे हो, वो कहीं कूड़े कचरे में तो नहीं फेंका जा रहा, कोई एक मंत्री उसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। क्या उसी एक मंत्री के पास 18 से 28 गाड़ियाँ हैं स्कॉर्पियो, और आपके पास आल्टो या बेलेनो, और वो काम भी नहीं कर रहा, वो मंत्री वो दिखा रहा है बस अपने आप को। उसका श्रम और आपका श्रम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप एक्चुअल में काम कर रहे हो ज़्यादा, आप 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे भी काम करते हैं मजदूर, लेकिन एक मंत्री अपने आप को सिर्फ दिखा रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके पास आपसे ज़्यादा पूंजी है, वो एक्चुअल में पूंजीपति है। तो ये अलग अलग तरीके हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के, और इनसे हमारा पूरा का पूरा बिहेवियर सोसाइटी दर सोसाइटी चेंज होता रहता है। और हार्डवर्क आपका अगर वेस्ट जा रहा है, कोई अगर आप मोची हैं, कोई आप आयरन लोहे का काम कर रहे हैं, वहीं अगर आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे बैठे हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो दोनों का हार्डवर्क बिल्कुल अलग अलग है ना। और आपकी मेहनत अगर वेस्ट हो रही है एज ए मजदूर, एज ए कोबलर, एज एन आयरन स्मिथ, एज ए ज्वेलर, तो वो वेस्ट मेहनत कहीं ना कहीं निकलेगी, क्योंकि अभी भी वो इक्वालिटी नहीं आई है। मैटर चेंज होता रहता है। कार्ल मार्क्स भाई कहते हैं कि पहले नुकीले हथियार थे, फिर हम एग्रीकल्चर पर आ गए, फिर हमने हिस्ट्री धीरे धीरे बदलती रहती है, और जो काम आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री बदलती है। आर्ट, एथिक्स, रिलीजन, सब आपके साधन जो काम करने के उसके अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जैसे कहीं पर किसान होंगे, वो खुदाली लेकर चल रहे हैं, वो खाद डाल रहे हैं, वो मिट्टी में खड़े हैं, तो उनके त्यौहार बैसाखी से रिलेटेड हो जाएंगे, इससे रिलेटेड हो जाएंगे, कब फसल कटेगी, कब फसल बोई जाएगी। तो वो कृषि प्रधान देश जैसे हमारा भारत है वैसा रहेगा। ज़्यादातर फेस्टिवल्स हमारे, दशहरे में भी हम जो फसल होती है, जोंक की होती है, वो चढ़ाते हैं वहाँ पर, जिसकी हम पूजा करते हैं दशहरे पर, दिवाली पर। ज़्यादातर फेस्टिवल्स इसके अकॉर्डिंग बना दिए जाते हैं। होली जब बुआई स्टार्ट होती है, या जो भी उस समय का सीज़न है, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। आदमी भी पहले जब उसको ज़्यादा पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो वो बादल से डर जाता था, बिजली कड़कती थी डर जाता था, सूखा पड़ गया तो डर गया, गुफा में बैठ गया बेचारा जाकर। तो वहीं से उसकी फ़िलोसफी भी बन गई, उस डरे हुए आदमी की फ़िलोसफी वैसी बन गई, उसके एथिक्स वैसी बन गई, उसका रिलीजन वैसा धर्म उसने बना दिया, उसने डरने वाला रिलीजन बना दिया। सबकी चालीसा पढ़ रहा है बैठकर, सबको आरती कर रहा है, सबको खुश कर रहा है कि तुम खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओ। अच्छा, मैंने तुम्हारी भी मूर्ति लगा दी इंद्र देवता, मैंने तुम्हारी भी मूर्ति लगा दी धन देवता, मैंने तुम्हारी भी मूर्ति लगा दी एग्रीकल्चर और अपने ऋषि के और अन्नपूर्णा देवी, आपकी मूर्ति लगा दी, आप भी खुश हो जाइए। तो एक डरा हुआ समाज अल्टीमेटली बन जाएगा जो सब कादर करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो डरा हुआ आदमी जो गुफा में बैठ गया था उसने कोई लॉजिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन चला गया छत पर और उसने पतंग में घुमाई अपनी चाबी आयरन रोड अटैच करके, और देखा कि बिजली कैसे काम करती है। तो उसने जाना बिजली के महत्व को, उसने देखा कि क्या है बिजली, ये तो उसने देखा कि एक साइंटिफिक फिनोमिना है, और उसको रूपांतरित किया उसने घर की बिजली वायर्स में डालकर, अलग अलग इन्वेंशंस करके।
जो आदमी छुप गया था, जिसने हाथ जोड़ दिए थे, उसकी पूरी की पूरी फिलोसफी और उसका धर्म और उसका देश देख लो कैसा है, डरा हुआ है, गुलाम है। उसने सोचने की कोशिश ही नहीं की, उसने रेनेसां करने की कोशिश नहीं की, डार्क एज में, अपनी गुफाओं के डार्क एज में जाता रहा। उसने कभी ये सोचने का कष्ट नहीं किया कि अगर मेरे पास ये प्रिमिटिव मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर मेरे पास सिर्फ एक पत्थर है मिट्टी खोदने के लिए, तो क्या ये जो मेरे को आयरन जो दिखाई दे रहा है, भले ही उस पर जंग लगाओ, क्या मैं इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी प्रोसेस के थ्रू? तो हालांकि इंडिया में तो बहुत अच्छी आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस मिली हैं खुदाई में, लेकिन हम हमेशा एग्रीकल्चरल टूल्स में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में पीछे रहे। उसके लिए जो मैंने बताया आपको, एक हर किसी को जो हाथ जोड़ने की, पैर छूने की जो हमारी मानसिकता है, उसने हमारा रिलीजन बनाया, उसी रिलीजन ने हमारा एक कल्चर बनाया, उसी कल्चर ने हमारे कस्टम्स, फैमिली कस्टम्स बनाए। जो ससुर जी आ गए, चाहे वो एक नंबर के अय्याश हों, शराबी हों, बीड़ी पीती रहती हो सास, उन सबको हाथ जोड़कर, पैर पड़कर, उनको भी हमने पूजना स्टार्ट कर दिया बेवजह, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमने क्योंकि बेवजह बारिश के देवता को भी पकड़ लिया, हमने बेवजह जानने की कोशिश नहीं की हमारी फसल क्यों ख़राब हुई, हमने जानने की कोशिश नहीं की अच्छी फसल कैसे तैयार की जाती है। ये सब चक्करों से हमने हर जगह गॉड ऑफ गैप्स तैयार किए, और वो गॉड ऑफ गैप्स हमारे घरों में घुस गए, हमारे रिलेटिव्स बन गए, वहाँ पर भी हमने गैप छोड़ दिया। हमने पूछा ही नहीं कि इनकी इज्जत क्यों करनी चाहिए। तो ये है, ये सुपर स्ट्रक्चर कहलाए जाते हैं फिलोसफी में ना, इनको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। हमारे जो कस्टम्स हो गए, हमारे जो एथिक्स हो गए, सो कॉल्ड मोरालिटी हो गई, सुपर स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन बेस में वो एक ब्रह्म तत्व, जो एब्सोल्यूट आइडिया था हीगल का, वो रहता है कि आप मान क्या रहे हो, उसके ऊपर ही फिर सुपर स्ट्रक्चर खड़े होते हैं अलग अलग, जो कि ओब्वियसली अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्त। तो अगर आप प्रिमिटिव मोड ऑफ वर्किंग प्रोडक्शन पर होगे, तो आपकी थिंकिंग भी वैसी प्रिमिटिव रहेगी जैसे इंडिया की है, गुलामों वाली, क्योंकि हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन वैसे ही है, ज़्यादातर वैसे ही है। बहुत हद तक आबादी अभी भी कृषि डिपेंडेंट है, बहुत हद तक आबादी अभी भी गाँवों में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन अच्छा है कौन ख़राब है, कुछ नहीं, लेकिन अगर आपके प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन है, तो आपकी थिंकिंग भी प्रिमिटिव रहेगी। आप मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी एक सुपर रिफाइंड वर्क में या नासा में अगर आप होंगे, तो हो सकता है आपकी थिंकिंग चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होंगे, क्योंकि फिलोसफी और आपका IQ और EQ काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप एक्सपोजर आपका ज़्यादा रहेगा टुवर्ड्स मॉडर्न आइडियाज़ एंड मॉडर्न कस्टम्स दैट आर प्रिवेलेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें वर्ल्ड फिलोसफी को काफ़ी हद तक इंटरमिंगल किया है अपनी देसी कस्टम्स, आइडियाज़ और रिलीजन के साथ, और सो कॉल्ड हमारी देसी मोरालिटी के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त, तभी थोड़े अच्छी वीडियोज़ या अच्छे चैनल्स आगे जाएंगे। एंड अगर आपको मेरे व्यू पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड या लेट्स कैच अप ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।